अगले क्रम में उद्बोधन हेतु मैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार त्रिपाठी जी से सादर आमंत्रित करता हूं कि आप अपने वक्तव्य से हमें अभिसिंचित करें। त्रिपाठी जी। सबसे पहले मैं अपने पवित्र गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर, अपने पशुपतिनाथ की धरती से आए का हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर सुधर पौडेल जी, सह अध्यक्ष प्रोफेसर राजाराम सुवेदी जी, विषय विशेषज्ञ नवीन बंद पहाड़ी जी, सहित में इस पैनल का संचालन कर रहे हैं अपने बड़े भाई अरमान प्रसाद उपाध्याय जी और इस महाविद्यालय परिवार के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य श्री गणेश पीजी कॉलेज। जो हमारे इस 3 दिवसीय सेमिनार का विषय है भारत नेपाल सांस्कृतिक अंतर संबंधों की विकास यात्रा अतीत से वर्तमान तक। इस विषय में मैं बोलने के लिए थोड़ा ज्यादा अपने को सहज महसूस करता हूँ, क्योंकि इस विषय से मेरा काफी पुराना नाता है। मेरे घर का भी नाता है, मेरे पढ़ाई का भी नाता है और आज भी मेरा नाता है। घर से नाता इसलिए है कि मेरे दादाजी के चाचा जी वो नेपाल में बसे हुए हैं और मैं वहां जा चुका हूँ, तो मेरे घरेलू संबंध भी नेपाल से हैं और शैक्षणिक संबंध भी है। मैं सर को बताना चाहता हूँ कि मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और हमारे यहाँ आधुनिक इतिहास में नेपाल का इतिहास एक पेपर रहा है और वो मैंने पढ़ा है, तो नेपाल के इतिहास में मैं काफी सहज होता हूँ। तो और मैं रहने वाला महाराजगंज, नेपाल के पड़ोस का जिला है, तो वहाँ मेरा घर है। हमारे घर से नेपाल दिखता है, जब बारिश के बाद धूप निकलती है तो नेपाल की पूरी पहाड़ियां चमकती हुई दिखती है। तो काफी नेपाल से हमारा नाता मेरा व्यक्तिगत रूप भी रहा है। जहां तक इस विषय की बात है तो मुझे समझ में आता है कि सांस्कृतिक अंतर संबंध जो है, तो संस्कृति जो होती है उसमें 3-4 मुद्दे आते हैं। समाजशास्त्र के भी यहाँ शिक्षिकाएं होंगी, शिक्षक होंगे, अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे सही करेंगे। मेरी समझ में संस्कृति में हमारी धर्म, भाषा, वेशभूषा, खान पान, बोली, ये सब चीजें आती हैं। तो अगर एक एक मुद्दे पे थोड़ा थोड़ा बात करें तो हर मुद्दे पर हम नेपाल से जितने ज्यादा जुड़े हैं अपने किसी भी पड़ोसी देश से उतने ज्यादा नहीं जुड़े। अगर आप धर्म ले लें, वेशभूषा ले लें, खान पान ले लें और एक नजर दौड़ा लें अपने पड़ोसी देशों के तरफ, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर आए तो श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, सबको देख लें, नेपाल को देख लें, तो निश्चित रूप से जितना नेपाल से हम जुड़ते हैं सांस्कृतिक रूप से उतना किसी भी पड़ोसी देश से नहीं जुड़ते। धर्म को ले लें तो हमारी भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म संस्कृति है, वहां भी हिंदू धर्म है। अगर धर्म समान हो जाता है तो फिर सारी चीजें ऑटोमेटिक समान हो जाती है। धर्म समान होगा तो वेशभूषा समान होगी, भाषा, सोचने, साहित्य, सब कुछ समान होता है। तो एक एक मुद्दे पर मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बातें रखना चाहूंगा। अगर धर्म से आते हैं तो जैसा मैंने जिक्र किया, हिंदू धर्म अपना भी रहा है, वहां भी रहा है और मेरे होश में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, बाद में उसको भी उन्होंने चेंज किया और अतीत में से लेकर आज तक भी हम आधिकारिक रूप से भले ही न रहे हो लेकिन व्यवहारिक रूप से हम भी एक हिंदू राष्ट्र रहे हैं। तो धर्म की दृष्टि से भी हमारा उनका संबंध बहुत पुराना रहा है। राम से लेकर बुद्ध तक पूरा हमारा एक सांस्कृतिक संबंध वहां से रहा। बुद्ध जी की जन्मस्थली रही तो राम जी जनकपुर से नेपाल से नाता रहा। तो प्राचीन काल से ही हम नेपाल से जुड़े हुए हैं धर्म को लेके। आगे अगर हम आए शिक्षा को लेके, तो शिक्षा को मैं लगातार समाचार पत्रों में पढ़ता हूँ। जब भी नेपाल में कोई बड़ा पद धारण करता है तो उसकी जब जीवनी आती है तो उसमें अधिकतर आता है कि उसने बीएचयू से शिक्षा ग्रहण की थी या अपने गोरखपुर विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। यानी हमारे शैक्षणिक संबंध भी नेपाल से शुरू से रहे हैं और आज भी वो जारी है कहीं ना कहीं, तो ये एक अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे पाठ्यक्रम में नेपाल का इतिहास रखा गया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में पहले से था, अभी मैं जौनपुर विश्वविद्यालय में हूँ, तो वहाँ के परास्नातक के पाठ्यक्रम का जो निर्धारण हो रहा था उस कमेटी में मैं था, तो मैंने वहां भी नेपाल का इतिहास रखवाया है। क्योंकि मुझे लगता है कि अपना सबसे अच्छा पड़ोसी देश है तो उसका इतिहास, वनस्पति की हम ब्रिटेन का इतिहास पढ़ते हैं, रूस का इतिहास पढ़ते हैं, अमेरिका का इतिहास पढ़ते हैं, जबकि जो अपना सबसे घनिष्ठ और सबसे सहयोगी राष्ट्र है नेपाल, उसका इतिहास नहीं पढ़ते। तो मैंने उसको भी वहां रखवाया है। तो शिक्षा की दृष्टि से भी हमारा पुराना संबंध है और वर्तमान तक वो संबंध जारी है। आगे अगर हम आए भाषा,
तो मुझे लगता है जितने अच्छे से नेपाली हम लोग समझ लेते हैं, नेपाली को समझ लेते हैं, उतनी अच्छे से हम किसी दूसरी भाषा को नहीं समझ पाते हैं। यहाँ तक कि अपने ही देश के भारत की ही अगर हम दक्षिण भारत की भाषाओं को, तमिल तेलुगु को सुने तो एक भी अक्षर पल्ले नहीं पड़ता है, लेकिन अगर नेपाली सुने तो, चूंकि मैं तो नेपाल महाराज रहा हूँ, तो हमारे यहाँ रेडियो नेपाल पकड़ता है, तो समाचार वगैरह मैं समझ जाता हूँ, नेपाली का पूरा समझ में आता है। और मुझे आश्चर्य होता है, जब मैं पढ़ता था 6वीं 7वीं में था, तो शुक्रवार को 2 बजे बच्चे भागने की फिराक में निकल रहे स्कूल से। क्यों? क्योंकि शुक्रवार को 2 बजे नेपाली चैनल से हिंदी भाषा की फिल्मों का प्रसारण होता था, तो वो लोग बच्चे देखने के लिए भागते थे स्कूल छोड़ के। अगर उस समय मेरे घर में टीवी नहीं थी तो मुझे बहुत समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि अगर नेपाल में हिंदी फिल्मों का प्रसारण हो रहा है, यानी वहां भी हिंदी फिल्में लोकप्रिय हैं, तो अगर नेपाल में भी रेडियो अगर आप सुनेंगे नेपाल का, तो वहां भी हिंदी में समाचार पहले आता था, इस समय का मुझे नहीं पता है। तो यानी हमारी भाषाई जो संबंध है वो भी पहले से चले आ रहे हैं, और मुझे लगता है अब भी वो चीजें चल रही होगी। अब तो चूंकि बहुत सारे डिश टीवी वगैरह आ गई, तो दिन भर फिल्में आ रही हैं, तो नहीं इतना देखते होंगे, लेकिन उस दौर में जब रविवार को मुझे लग रहा है फिल्म आती थी, और वही शुक्रवार की 2 बजे वाली फिल्म देखने के लिए वो बैटरी की व्यवस्था करते थे, क्या क्या करते थे, मैं आश्चर्य करता था, इतनी लोकप्रिय फिल्में। तो ये चीजें हैं। वेशभूषा भी देखेंगे आप, हमारे गुरुदेव लोग बैठे हैं, देख लीजिए, और हमारी वेशभूषा देख लीजिए, हम भी टोपी जैकेट सदरी लगभग हम लोग की सेम होती है। तो वेशभूषा खान पान पूरा मिलता है। अगर आप नेपाल जाएंगे तो लगेगा भारत में ही आए हैं, केवल एक भौगोलिक थोड़ी अलग होती है, क्योंकि वहाँ पहाड़ होते हैं, अपने यहाँ मैदान है। बाकी देखेंगे तो सब कुछ लगभग अपने ही जैसा होता है। धर्म में ही मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, व्यवहारिक चीजें मैं बता रहा हूँ, सैद्धांतिक ज्ञान मुझे बहुत यहाँ समय है उतना देने का ना, मुझे लगता है देने की जरूरत है। जो अपना गोरखनाथ मंदिर है, इसमें जब खिचड़ी का मेला लगता है, तो हमें जहां तक ज्ञात है पहली खिचड़ी नेपाल के राजा जी की आती थी और चढ़ती थी। अभी समय मुझे नहीं पता है, लेकिन उस समय लोग यही कहते थे। तो ये हमारे सांस्कृतिक संबंध को दर्शाता है कि वो कितने प्रगाढ़ हैं कि हमारे मंदिरों में पहली खिचड़ी वहां के राजा जी की चढ़ती है। और आगे आएंगे तो वैवाहिक संबंधों पे बात हो चुकी है, काफी कुछ चर्चा हुई है। फिल्म की मैं बात कर रहा था, क्योंकि मैं फिल्मों पे मेरा रिसर्च रहा है, तो मैं बार बार फिल्मों पे आता भी हूँ, और मुझे लगता है फिल्में ज्यादातर जोड़ती हैं। तो आज भी अब फिल्में ऐसी कम बन रही हैं जो नेपाल से हमको जोड़ने वाली दिखाती हैं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है आगे बननी चाहिए ऐसी फिल्में। और एक चीज, हाँ देखिए, मैं भूल रहा था बताना कि नेपाल, अगर यूट्यूब पे आप नेपाली भाषा का कुछ डालेंगे, वीडियो देखेंगे, तो बिल्कुल लगेगा कि अपने ही, अगर खासकर भोजपुरी की जो इंडस्ट्री है और नेपाल की इंडस्ट्री है, तो काफी कुछ सेम चीजें दोनों तो। यहाँ तक कि मैंने अभी देखा भोजपुरी के कई हीरो नेपाल में जाके एक्टिंग कर रहे हैं और वहाँ हिट हो रहे हैं। तो ये सब चीजें बताती हैं कि हम सांस्कृतिक रूप से कोई दूसरे देश में जाके क्यों हिट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वहाँ की चीजों को समझ रहा है, उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा है। तो ये फिल्मों की सफलता वहाँ और वहाँ की फिल्मों की यहाँ, ये बताती है कि हम लोग सांस्कृतिक रूप से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे मुद्दे हैं, बातें बहुत सारी करनी थी, लेकिन अगर समय हो तो मैं आगे बढ़ूं क्या? जी, मैं बात कर रहा था, संस्कृत में ही हमारे बहुत सारे और संबंध आते हैं, जैसे व्यापार। क्योंकि मैं महाराजगंज में रहा हूँ, तो हमारे यहाँ भैरहवा बॉर्डर होता है, तो वहां हम लोग जाते थे। तो अब तो उदारीकरण भारत में भी हो गया। पहले जब उदारीकरण नहीं आया था, यानी अर्थव्यवस्था भारत की खुली नहीं थी, उस समय नेपाल की अर्थव्यवस्था खुली थी। वहां पूरे विश्व का सामान आता था, और भारत में जिसको जो जरूरत होती थी, भारत में अगर नहीं मिल पाता था तो लोग बॉर्डर क्रॉस करके जाते थे नेपाल, वहाँ भैरवा बॉर्डर होता था, वहां से सामान खरीद के लाते थे। मैं भी, पहले गोमा होता था भारी भरकम जैकेट, वो भारत में नहीं मिलता था, तो हम लोग वहीं से जाके ले आते थे। एक जूता होता था गोल्ड स्टार का, आप लोग भी शायद देखे होंगे अगर युवा होंगे जो, तो वो जूता वहीं से मिलता था। जो एथलीट होते थे, पुलिस जिनको भर्ती में जाना होता था, तो वहीं जाके खरीदते थे। ये सब चीजें बताती है कि हमारे व्यापारिक संबंध बहुत प्रगाढ़ रहे हैं। अगर अब तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बनारस रहता हूँ, नहीं तो नेपाल से लोग हींग, ठंडी के सीजन में हींग और ऊनी कपड़े बेचने यहाँ आते थे, और लोग बड़े सस्ते दर पर देते थे। बहुत अच्छा लगता था कि अपना ही कोई आया है, लोग उनको खाना खिलाते थे, पैसे भी देते थे, रहने की भी जगह देते थे। नेपाल के जो लोग आते थे बड़े सम्मान करते थे, तो लगता था कि अपना ही कोई आया है। तो ये सब चीजें बताती हैं कि अभी आधुनिक दौर में हम लोग, इस समय आधुनिक दौर में है, तो प्राचीन काल में तो था ही, आधुनिक दौर में भी चीजें
हमारी उनसे जुड़ी हुई है। हम लोग गोरखपुर में है, यहाँ जीआरडी है, आप सब जानते हैं, गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो। ये क्यों है? ये भी हमारा एक सांस्कृतिक संबंध ही बताता है कि हमने अपने देश की रक्षा में एक हिस्सेदारी अपने पड़ोसी देश को दे रखी है। आप लोगों को पता होगा शायद, रक्षा अध्ययन के बीच में विद्यार्थी और शिक्षक होंगे, भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट एक है जो उसमें गोरखा लोग ही नियुक्त होते हैं और गोरखा लोग नेपाल के होते हैं। ये भारत ही नहीं, ब्रिटेन में भी गोरखा रेजिमेंट होती थी, अब पता नहीं है कि नहीं, वहां भी गोरखा लोगों को भर्ती किया जाता था। तो ये रक्षा का मुद्दा कितना सेंसिटिव होता है, अगर उसमें हम किसी अपने पड़ोसी देश को हिस्सेदारी दे रहे हैं तो ये बताता है कि हम उस पर कितना भरोसा करते हैं, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में अगर विश्वसनीय न हो तो कोई समझौता नहीं किया जाता है। लेकिन आज भी हम रखते हैं, बड़े सम्मान के साथ गोरखा रेजिमेंट में भर्तियां होती हैं। ये भी एक बताता है कि हमारे सांस्कृतिक संबंध कितने प्रकार रहे हैं। ये आज से नहीं रहे हैं। मैं चूंकि आधुनिक इतिहास का देता हूँ तो प्राचीन में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन आधुनिक इतिहास में हम जो लोग पढ़ते थे तो भारत का जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो अगर अंग्रेज क्रांतिकारियों को पकड़ने की कोशिश करते थे तो नेपाल उनके लिए सुरक्षित शरणगाह हुआ करता था। बहुत सारे 57 के क्रांतिकारी थे जिन्होंने नेपाल में जाकर शरण ली। मुझे लग रहा है नाना साहब भी गए थे नेपाल, अगर वैसा ही हो तो वहां उनको शरण मिलती थी। 42 की क्रांति में भी हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी जाके नेपाल में शरण लिए थे। और तो ये बताता है कि हमारे जो संबंध है ये शुरू से लेके आज तक अभी चलते आ रहे हैं। अगर और पीछे जाएंगे तो बहुत सारी कहानियां, जैसे क्योंकि मैंने नेपाल का इतिहास पढ़ा है, थापा काल और वो सब चीजें, तो उस समय भी लगता था कि भारत और नेपाल जैसे लगता था एक ही साथ साथ चल रहे हैं सब कुछ। ऐसा नहीं लगता था कि किसी दूसरे देश का इतिहास पढ़ रहे हैं, लगता था कि अपने ही देश की किसी राज्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता था। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो अब तो रिजवी सर रिटायर हो गए, मुझे लग रहा है सुधाकर लाल श्रीवास्तव सर पढ़ाते हैं, तो उनको पूरा याद हो गया था नेपाल का इतिहास। उन्होंने उस पर किताब भी लिखी थी, वो किताब मेरे पास थी, तो उसमें बहुत अच्छे से प्राचीन काल से लेके उन्होंने पृष्ठभूमि भी दी थी और खासकर आधुनिक काल पे उन्होंने लिखा था। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे, मौका मिले कभी, तो आपको और ज्यादा इसमें पता चलेगा। अभी लेटेस्ट में अब आया तो अपने राम मंदिर के निर्माण में भी जिक्र हुआ होगा, नेपाल का अच्छा खासा योगदान रहा। पशुपतिनाथ जी की बात हो रही थी। पशुपतिनाथ जी नेपाल में है, अपने गोरक्षनाथ है, तो नाथ संप्रदाय ऐसा लगता है एक जुड़ाव रहा होगा। तो हमारा जैसे सर अभी बता रहे थे, काफी कुछ देवी देवताओं की समानता है, जो हम लोग भारत द्वीप पे भरत खंडे आर्यावर्त की बात करते हैं वो वहां भी होती है। तो इसका मतलब सांस्कृतिक रूप से ये सोचिए ये सब कब गठित रचित किए गए होंगे भारत खंडे। अगर प्राचीन इतिहास के शिक्षक होंगे तो उनको पता होगा ये किस काल में गठित है, मोटा मोटा आइडिया। तो उस काल में से हम लोग एक थे, यानी अगर वो भी ये कहते हैं कि भारत खंडे आर्यावर्त जम्बू द्वीप और हम भी वही कहते हैं, तो यानी प्राचीन काल में हम लोग एक ही थे। और वो बताता आज भी दिखता है सीधे सीधे, हमारी धर्म संस्कृति बोली भाषा खान पान सब पे दिखती है वो चीजें। तो बल्कि मुझे लगता है जो अपना ये उत्तर भारत और खासकर गोरखपुर है ये नेपाल से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। अभी मैं बनारस में, उधर जाएंगे तो नेपाल का प्रभाव थोड़ा कम दिखता है, लेकिन अपने गोरखपुर और महाराजगंज की तरफ तो पूरा लगता है नेपाल और गोरखपुर, नेपाल और भारत की संस्कृति लगभग एक ही है। हम व्यक्तिगत रूप से मैं नेपाली समझ लेता हूँ, क्योंकि जो शब्द है मुझे लगता है कि वो हिंदी और नेपाली भाषा के शब्द काफी मिलते जुलते हैं। तमिल में एकदम नहीं समझ सकता, तेलुगु एकदम नहीं समझ सकता, लेकिन नेपाली समाचार फिल्में मैं देखता हूँ और समझता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात करता हूँ।